हेलो एवरीवन, एक बार पुनः इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप या सदिश निरूपण। इनसे पहले वाले भाग में कूलॉम का नियम पढ़ा था और अब इस भाग में हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। फिर आगे पढ़ेंगे कूलॉम के नियम की क्या सीमाएं हैं। चलो स्टार्ट करते हैं कि कूलॉम का नियम का जो सदिश रूप है यानी वेक्टर फॉर्म वो क्या होता है। अब यहां पे हम दो आवेश लेके समझ रहे हैं कि इनका सदिश रूप क्या है। तो ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। जब इन दोनों आवेशों को मूल बिंदु से R1 दूरी पर फर्स्ट आवेश है Q1, R2 दूरी पर सेकंड आवेश है Q2, और अब इसमें जब दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे यानी प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित की कंडीशन में ये Q1 आवेश है उस पर बल लगा रहा है Q2, तो वो बल है F12। यहां पे लिख लेते हैं, जहां F12 वेक्टर हैं वो हैं आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, यानी Q1 आवेश पर Q2 बल लगा रहे हैं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये बल की डायरेक्शन हो जाएगी इस दिशा में। और F21 वेक्टर हैं वो बल हैं आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, यानी ये दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अब इसमें R1 दूरी पर ये Q1 आवेश है मूल बिंदु से, R2 दूरी पर Q2 आवेश है। अब इनका सदिश निरूपण क्या होगा, तो ये दोनों बल हो गए, और R जो 21 वेक्टर है ना, तो ये भी एक डायरेक्शन है या दूरी है इसमें, और इसमें और भी एक दूरी बता सकते हैं कि R12 वेक्टर, यानी आवेश Q2 से Q1 की तरफ दूरी, और R21 वेक्टर हैं आवेश Q1 से Q2 की ओर की दूरी। अब इसमें आपने कूलॉम के नियम से समझा होगा कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या है। कूलॉम के नियम से सबसे पहले हम बल लिख रहे हैं वो हैं आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, यानी F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन इसमें दूरी भी आप ये भी बता सकते हैं कि इसमें R स्क्वायर है तो ये F12 है, यानी आवेश 1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, तो दूरी भी कौन सी होगी, ये 1-2 की दूरी होगी। यहां पे वेक्टर लगाएंगे तो इसका परिमाण लेना पड़ेगा, और यहां पे वेक्टर फॉर्म में होगा तो R⁻12, जहां R⁻12 क्या है, यानी आवेश Q2 से Q1 की तरफ एकांग सदिश हैं, ये इकाई सदिश जो केवल और केवल डायरेक्शन शो करता है, और जिसका जो परिमाण है वो कितना होता है, 1 इकाई होता है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला जो बल है वो है F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर और इसका परिमाण डॉट R⁻21, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी R⁻21 है वो क्या है,
वो है आवेश Q2 की तरफ एकांग सदिश, यानी Q2 आवेश है वो Q1 से किस डायरेक्शन में है वो ये शो कर रहा है। अब इनको ये भी लिख सकते हैं कि आर कैप जो 1 2 है ना वो माइनस आर कैप 2 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांक सदिश हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो इनको ये भी लिखा जा सकता है। और साथ ही ये परिमाण में हैं दोनों, तो ये परिमाण में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि चाहे Q1 से Q2 की तरफ दूरी कहें या Q2 से Q1 की तरफ दूरी कहें, एक ही बात है। तो ये परिमाण में दोनों इक्वल होगा, यानी R वेक्टर 1 2 और इसका स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, R वेक्टर स्क्वायर 2 1। ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख लो, निम्न मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो F21 वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इनको आप लिख सकते हैं 2 1 को आप क्या लिख सकते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा R वेक्टर स्क्वायर 1 2 मापांक और डॉट में माइनस R कैप 1 2, यानी इनको आप ये वाला है R कैप 2 1 को आप माइनस इस साइड में भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इनको ये भी लिख सकते हैं, यानी F21 वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आगे ले आओ और Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2 स्क्वायर और ये परिमाण हो गया डॉट R कैप 1 2, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या देख सकते हैं, देखो ये वैल्यू है ना पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये रही, यानी समीकरण 1 व 3 से F21 वेक्टर इजिकल टू माइनस, और इनको वापस समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं F12 वेक्टर। अब इनका मतलब यह हुआ कि दोनों बल है ना, बल समान है, यानी बल का परिमाण समान है, परंतु दिशा में क्या है विपरीत। दिशा विपरीत का मतलब क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में बल लगाते हैं, यानी Q1 पर Q2 बल लगाएगा और Q2 पर Q1 बल लगाएगा। तो आगे इसमें क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्रिया प्रतिक्रिया बल भी है, यानी एक दूसरे पर ये बल आरोपित करते हैं। तो यही क्या है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, बहुत इजी है। और इनको आप यहां पे लास्ट में लिखेंगे, वो होगा कि निम्न बल परिमाण में तो समान परंतु दिशा में विपरीत कार्य करता है। अब हम आगे समझेंगे कि कूलाम के नियम की क्या लिमिटेशन है। यानी कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की जो सीमाएं फर्स्ट हैं वो हैं कि केवल स्थिर आवेशों के लिए ही कूलाम का जो नियम है वो लागू होता है। स्थिर आवेश का मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड आप चैप्टर में यही पढ़ोगे, स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी जो आवेश होगा वो स्थिर अवस्था में होगा, रेस्ट पोजीशन पर होगा, और जब वो गति करेगा तो उसको ही क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा। अब पहला पॉइंट है वो यही है कि कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है।
कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होगा, यानी जो आवेश हैं उस आवेश का जो वेग होगा ना, वो वेग होगा 0 मीटर अपॉन सेकेंड, यानी रेस्ट पोजीशन पर होगा। और सेकंड पॉइंट है, वो पॉइंट है कि जो आवेश होता है ना वो बिंदुवत होना चाहिए। बिंदुवत का मतलब क्या है कि आवेश की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, यानी कूलाम का नियम बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है। बिंदुवत आवेशों के लिए ही लागू होता है। बिंदुवत आवेश का मतलब क्या है कि जो आवेश होगा ना एक बिंदु के समान होगा या डॉट के समान होगा, यानी आवेश की मात्रा है ना ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी। और इनका जो अंतिम लिमिटेशन है वो क्या होता है, देखो इनकी जो अंतिम लिमिटेशन है वो होता है कि जो कूलाम का नियम है ना वो नियम (10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। यानी ये 10 की पावर जो माइनस का 15 मीटर है ना वो होता है 1 फर्मी मीटर, और यह होता है नाभिक का आकार। नाभिक की साइज होती है वो 10 की पावर -15 मीटर होगी। और इनसे कम दूरी के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। यह हो गई कूलाम के नियम की सीमाएं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर उसकी गणना भी करनी है। अब हम समझते हैं कि विद्युत आवेश के बारे में पहले अच्छे से पढ़ा, अब पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जो कोई आवेश होता है ना, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे। यानी मान लेते हैं कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इनके चारों ओर का यह क्षेत्र है। इसमें सिंपल सा समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज हैं, और जब किसी अन्य आवेश को और ऐसा आवेश लेके आएंगे वो होगा Q0, जिसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज। इसको सूक्ष्म आवेश भी कह सकते हैं, यानी सूक्ष्म धनावेश। सूक्ष्म धनावेश का मतलब यह हुआ कि यह परीक्षण आवेश है ना, इस पर आवेश की मात्रा बहुत ही कम है, यानी आवेश की मात्रा बहुत कम है। Q0 को परीक्षण आवेश या सूक्ष्म धनावेश भी कह सकते। अब हम इस आवेश को लेके आएंगे, जैसे ही ये आवेश इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस आवेश पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। लेकिन आपको पता ही है कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं
और परीक्षण आवेश भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करें उसी को ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। चलो इनके लिखते हैं, परिभाषा क्या होती है। किसी आवेश के चारों ओर कहा वह क्षेत्र जहां अन्य किसी आवेश, और कॉस्ट में लिख लो परीक्षण आवेश, अन्य किसी आवेश को लाने पर बल, यानी बल वो आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी आवेश को लाने पर बल अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह हो गई विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। अब इसमें कि इस आवेश को लेके आए, जैसे इस क्षेत्र में लेके आए उस पर बल लगा, भाई विद्युत क्षेत्र है ये आवेश के चारों ओर का। जैसे ही अन्य किसी आवेश को लेके आए तो इस आवेश पर बल लगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो बल लगेगा, वो तो बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। अब कितना बल लगेगा वो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो समझते हैं। उनको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। और तीव्रता का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि उसमें विद्युत क्षेत्र है, लेकिन कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, वो होती है मात्रा, वो ही है तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ वो समझते हैं। देखो, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होगा वो होगा E बराबर F अपॉन Q, और यदि आप परीक्षण आवेश लेके आ रहे हो तो Q नॉट, यानी एकांग धनावेश पर लगने वाला बल। यानी जो आप आवेश लेके आ रहे हो ना, तो एक छोटे से आवेश के छोटे से भाग पर, यानी छोटे से आवेश पर कितना बल कार्य करता है, वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जो आप आवेश लेके आ रहे हो उन आवेश के छोटे से भाग पर या छोटे से कूलाम आवेश पर कितना बल कार्य करे, वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि एकांग आवेश पर ज्यादा बल कार्य करे, यानी बल की मात्रा यदि ज्यादा होगी, तो फिर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि बल कम कार्य करे तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, कम होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है वो है एकांग आवेश पर लगने वाला बल, एकांग आवेश पर लगने वाला बल, एकांग आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये तो बात हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब इसका जो मात्रक है वो मात्रक क्या बनेगा, मात्रक होता है बल का होगा न्यूटन अपॉन आवेश का होगा कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक।
अब हम इनकी विमा क्या होती है उसके बारे में भी लिखेंगे। तो विमा होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, न्यूटन की क्या होगी m1 L1 T-2 और कूलाम की होती हैं A1 T1। तो फाइनली m1 L1 T-3 A-1 ये बन गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसकी प्रकृति हो गई सदिश, लेकिन सदिश है तो उसकी दिशा क्या होगी यही समझते हैं इनको। यानी इसकी जो प्रकृति है वो प्रकृति सदिश राशि है। सदिश राशि और सदिश है तो उसकी दिशा होगी, वो दिशा होगी बल की दिशा। यानी जिस दिशा में बल कार्य करता है ना वो ही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या होगी विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो बताएगा डायरेक्शन। ये बात हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, देखो जब पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो Q और एक नेगेटिव चार्ज ले लो -Q। जब इन दोनों का जो परिमाण है ना वो तो समान है। परिमाण का मतलब क्या है कि इन दोनों के आवेश की मात्रा समान है और इनको अल्प दूरी पर रखा जाए। मान लेते हैं इसमें अल्प दूरी है वो 2a दूरी लेते हैं ताकि आगे डेरिवेशन करने में भी इजी रहे। इसको r भी ले सकते हैं लेकिन आगे डेरिवेशन करेंगे तो r/2 की जरूरत पड़ेगी उनके अकॉर्डिंग। इनका जो सेंटर है वो है O मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस होगी a और ये भी क्या होगी a। यानी सिंपल सा टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे जाए तो ऐसी व्यवस्था, ये वाली व्यवस्था क्या कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव कहलाएगी। यानी इनका परिमाण समान होगा लेकिन जो प्रकृति होगी ना वो विपरीत होगी। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ऐसे आवेश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर विद्यमान हो। अल्प दूरी पर विद्यमान हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी इन दोनों का जो यहां पे मान लो 5 कूलाम ले रहे हो तो ये भी आवेश 5 कूलाम का होगा और वो नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी -5 कूलाम होगा। यानी आवेश का परिमाण तो समान रहेगा लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश रहेंगे। जब इन दोनों को अल्प दूरी पर रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी विद्युत द्विध्रुव। यानी ये वाला होगा ना, ये O विद्युत द्विध्रुव का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये डिस्टेंस होगी पॉजिटिव चार्ज से A समान और ये होगी नेगेटिव चार्ज से O के मध्य की दूरी, ये भी समान। अब यहाँ पे आगे हम बार बार पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट मान लो और नेगेटिव चार्ज को B पॉइंट मान लो।
तो ए बी क्या बन गया, ए बी ही क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। ए बी, ए से बी तक ये डिस्टेंस बहुत कम है और बिंदुवत आवेश है, तो ये व्यवस्था क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव की। अब हम इसी का आगे टॉपिक है, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उनको P से प्रदर्शित करते हैं, P वेक्टर। अब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझेंगे, ये क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल है, यानी P इक्वल टू क्या होगा, 2AQ। 2AQ का मतलब किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का जो गुणनफल है वही क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी किसी एक आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी ये डिस्टेंस टोटल है वो, और सही ये आवेश ले लो, सही पॉजिटिव आवेश ले लो, लेकिन परिमाण लोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही लोगे, यानी ये परिमाण के रूप में लेना पड़ेगा। अब इनको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा P वेक्टर बराबर 2AQ, क्योंकि आवेश और ये दूरी क्या होगी, अदिश राशि होगी, और इनको सदिश बनाना है तो यहाँ पे n कैप लगाना पड़ेगा, और ये n कैप क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसका परिमाण कितना होगा, इकाई होगा, 1 होगा। अब ये सदिश राशि हैं तो इसकी दिशा क्या हो सकती है, तो इनकी दिशा होगी माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। यह होगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बातें हो गई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित। चलो अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में पढ़ेंगे विद्युत रेखाओं के क्या गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इसके मुख्य गुणधर्म में इनसे भी छोटा क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला गुणधर्म है, वो गुणधर्म है विद्युत बल रेखा है ना, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले यह समझते हैं कि विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले उन्हीं को समझेंगे, उनके बाद में इनका गुणधर्म समझेंगे। विद्युत बल रेखाएं किसे कहेंगे कि मान लो एक कोई पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाओं का मतलब वो हो गया कि किसी आवेश के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यानी आवेश के चारों ओर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी को ही क्या कहेंगे, विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब हम इनके क्या क्या गुणधर्म हैं उनके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहला
जो इनके गुण हैं वो हैं कि विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे ये विद्युत बल रेखाएं तो ये ऐसे आएगी वापस एक और, तो ये काटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन होता है कि जब ये दोनों एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान प्राप्त होंगे। एक ही बिंदु पर दो मान क्या हैं? असंभव हैं। तो ये तो पहला गुणधर्म हो गया कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाओं का अनुदैर्ध्य संकुचन होता है। अनुदैर्ध्य संकुचन का मतलब क्या होगा कि ये एक दूसरे के समांतर रहेगी, ऐसे वक्र के रूप में रहेगी, और पास पास में ज्यादा होगी तो ये क्या कहलाएगा? इनका संकुचन कहलाएगा। और इनका गुणधर्म एक आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या समानुपाती होती है। यानी जितनी आवेश की मात्रा ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी। यानी ये इनकी संख्या आवेश की क्या होगी? समानुपाती होगी। जितना आवेश की मात्रा ज्यादा होगी विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। अगला पॉइंट है धनावेश क्षेत्र रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु है जबकि ऋणावेश समाप्ति का बिंदु है। यानी ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगला पॉइंट है अनंत पर शुरू या समाप्त होने वाली क्षेत्र रेखाओं के लिए एकल आवेश का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह हो गया यदि ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसके लिए क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? अनंत की ओर होगी, अनंत की ओर। यानी धनावेश से यह होता है एकल धनावेश के लिए, एकल धनावेश के लिए यानी Q की वैल्यू है ना वो 0 से यदि अधिक हैं, 0 से अधिक हैं, उसके लिए यह क्षेत्र रेखाएं आवेश से अनंत की ओर होगी, आवेश से अनंत की ओर। यानी ये पॉजिटिव चार्ज ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनों का त्याग को बता रहा है। अब नेगेटिव चार्ज हैं तो आवेश पर समाप्त होती हैं। देखो अनंत पर शुरू होती हैं या समाप्त होती हैं। अनंत पर समाप्त होने वाली कौन सी हैं? एकल धनावेश की। और अनंत पर शुरू होगी तो वो क्या होगी? देखो अनंत से आएगी आवेश के अंदर, यानी ये होगा ऋणावेश। और इसकी कंडीशन में Q का मान क्या होगा? 0 से कम, यानी नेगेटिव होगा। तो यह अनंत से आवेश पर समाप्त होती हैं। और ये किसका होगा? एकल ऋणावेश के लिए। ये विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं वो एकल धनावेश के लिए खींची गई हैं, वो आवेश से अनंत की ओर होगी। और ये विद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं वो खींची गई हैं अनंत से आवेश की ओर, अनंत से आवेश की ओर। तो वो एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची गई है। जब दोनों साथ में लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उस कंडीशन में धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अगली इसकी प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक विद्युत बल रेखा केवल एक विचार है, यह एक भौतिक दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी मैंने पहले ही क्या बताया कि ये आवेश के चारों ओर का, यानी जो कोई चार्ज है तो उस चार्ज के चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, इसकी कल्पना कर सकते हैं। किसी आवेशित पिंड से निकलने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या उस पिंड के आवेश के बराबर होती हैं। यानी कोई आवेशित पिंड है तो उस पर जितना चार्ज होगा तो उतनी ही उनमें से बल रेखाएं निकलेगी, जितना चार्ज होगा उतनी ही बल रेखाएं निकलेगी। प्रत्येक विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, पुनः ऋणावेश से धनावेश की ओर नहीं होती हैं। इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि यह खुले वक्र का निर्माण करती हैं, खुला वक्र।
ये खुले वक्र का निर्माण करेगी। यानी बंद वक्र का निर्माण नहीं करेगी। बंद वक्र का निर्माण कब होगा? जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव और वापस नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, तो फिर ये बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो ये भी इसका गुणधर्म हो गया कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती हैं, बंद वक्र का नहीं। अगला गुणधर्म है विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा उस बिंदु पर खींच गई स्पर्शरेखा को इंगित करता है। यानी जैसे विद्युत बल रेखाओं की आपको दिशा बतानी है तो कैसे दिशा ज्ञात होगी? जैसे ये कोई विद्युत बल रेखा है और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा बतानी है, तो यदि इस बिंदु पर बतानी है तो इस बिंदु पर आप स्पर्शरेखा खींच लो। यानी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा ही क्या बता रही है? उनकी दिशा को इंगित कर रही है। यानी स्पर्शरेखा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। प्रत्येक विद्युत बल रेखा आवेशित पिंड की सतह से सामान्य रूप से निकलती है। यानी ये तो इनका सिंपल गुणधर्म है कि ये इनकी सतह से ही निकलेगी। विद्युत बल रेखाएं इनकी सतह से निकलती हैं। विद्युत बल रेखाएं केवल अनुदैर्घ्य रूप से संकोचित होती हैं। यानी ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की रेखाएं होती हैं। संकोचित का मतलब क्या? बहुत पास पास में ये अनेक रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं पार्श्विक रूप से बढ़ती हैं। यानी विद्युत बल रेखाएं आप आवेश से अनंत की ओर या अनंत से आवेश की ओर अनंत रूप से खींची जा सकती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में एक दूसरे का प्रतिरोध करती हैं। जैसे यहां पे एग्जाम्पल लेके भी समझते हैं कि यदि कोई दो पॉजिटिव चार्ज पास पास में आएंगे, दो पॉजिटिव चार्ज पास पास में आएंगे तो इसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? आवेश से अनंत की ओर। धनावेश में आवेश से अनंत की ओर होगी, तो इसमें भी आवेश से अनंत की ओर। तो ये एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। यानी दो अगर सेम प्रकृति के आवेश हैं तो उस कंडीशन में क्या करेगी? एक दूसरे की प्रतिरोध उत्पन्न करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। यदि दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये बाधा उत्पन्न करेगी। विपरीत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करेगी। यानी यदि दोनों विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। कोई चालक पदार्थ होता है तो उस चालक पदार्थ के अंदर विद्युत बल रेखाएं मौजूद नहीं होती हैं। यानी यदि कोई चालक पदार्थ ले लिया जिसके सतह पर इलेक्ट्रॉन विद्यमान है या आवेश विद्यमान है, तो उस कंडीशन पर इसके ऊपर चार्ज होगा, इस चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी आवेश विद्यमान नहीं है। इसके अंदर आवेश नहीं है, इसका मतलब यहां पे Q इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। आवेश इसके अंदर 0 है। जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है। यानी विपरीत आवेश हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो आकर्षित करेगी तो इसकी ये लंबाई क्या हो जाएगी? ये लंबाई कम हो जाएगी। ये लंबाई कम हो जाएगी, इनकी विद्युत बल रेखाओं की लंबाइयां कम हो जाएगी। जब दो समान आवेशों को पास लाया जाता है तो उनके बीच विद्युत बल रेखाओं की लंबाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी तो वो आवेश दूर दूर होंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म है जिसमें ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। उनका रीजन ऑरिजिन केवल क्या है? एक ही है, और वो है कि यदि एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दो मान प्राप्त होंगे, वो संभव नहीं है। ये थे विद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म।